का स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। और आज हम अपने इस वीडियो में हमारे नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ब्रेन यानी मस्तिष्क के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि मस्तिष्क क्या है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। और अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए तो बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है। बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगी मस्तिष्क यानी ब्रेन के बारे में। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। ब्रेन यानी मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा और सबसे जरूरी हिस्सा। महत्वपूर्ण जरूरी बात एक ही है, लेकिन जरूरी इसलिए भी कहते हैं कि आपके शरीर का कोई भी हिस्सा अगर मान लीजिए किसी कारणवश किसी तरीके से डैमेज हो गया तो भी आप कोई ना कोई सिस्टम से काम चला लेते हैं। लेकिन अगर दिमाग, ब्रेन में किसी तरीके की कोई समस्या आ गई तो आपके पूरे शरीर का स्वस्थ रहना या फिट रहना किसी भी काम लायक, किसी भी काम का नहीं। हमारे शरीर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो पूरा कंट्रोल इसी ब्रेन के पास यानी मस्तिष्क के पास होता है। अब ब्रेन, मस्तिष्क आप उदाहरण के तौर पे इसी तरीके से समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होता है। हम अपने घरों में इलेक्ट्रिक से चलने वाली अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कहीं पर फैन चला रहे हैं किसी स्विच से हम बल्ब चला रहे हैं, किसी स्विच से हम रेफ्रिजरेटर चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, एयर कंडीशनर चला रहे हैं। लेकिन एक कंट्रोल एमसीबी बॉक्स हमारा घर के किसी कॉर्नर में या किसी हिस्से में होता है, और अगर वहां से हमने एमसीबी बॉक्स से वो एमसीबी ऑफ कर दिया तो पूरा कंट्रोल जो होता है घर का, पूरा जो इलेक्ट्रिक होता है वो पूरा इलेक्ट्रिक ऑफ हो जाएगा, फिर कोई स्विच काम नहीं करेगा। तो उसी तरीके से हमारे दिमाग, हमारे शरीर का जो हमारा दिमाग होता है वो एक एमसीबी बॉक्स की तरह कार्य करता है। अगर ये गिर गया तो आपके शरीर में सारा पार्ट्स आपका फिट हो, किसी काम लायक नहीं होता है। बस अब आप इससे समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए शुरू करते हैं, इसके बारे में जानते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक चीजें। पहली चीज, ब्रेन का 90% भाग तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन कोशिका का तथा 10% भाग गिलियल सेल यानी गिलियल कोशिका का बना होता है। हमारा ब्रेन जो होता है वो बना किस चीज का होता है, मैन्युफैक्चरिंग इसकी किस चीज की होती है, क्योंकि शरीर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजों से बना होता है। लेकिन ब्रेन, हमारा जो ब्रेन अंदर होता है वो ब्रेन किस चीज का बना होता है, तो वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला तंत्रिका कोशिका या उसको न्यूरॉन कोशिका, न्यूरॉन सेल भी बोलते हैं। ये 90% हिस्सा होता है तंत्रिका कोशिका और न्यूरॉन सेल का, न्यूरॉन कोशिका का। बाकी जो 10% हिस्सा होता है वो गिलियल सेल यानी गिलियल कोशिका का बना होता है। अब ये दोनों जो हैं वो हमारे कोशिका चैप्टर में, जब हम सेल चैप्टर पढ़ेंगे, कोशिका पढ़ेंगे, वहां पर हम इसको डिटेल में समझेंगे। लेकिन थोड़ी सी ये समझ लें कि हमारे तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन कोशिका ऐसी कोशिका होती है जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता, कोशिका विभाजन नहीं होता। इस वजह से हमारे दिमाग, ब्रेन में, मस्तिष्क में कैंसर नामक बीमारी के नहीं होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब नहीं होता एक प्रकार से। दूसरी चीज कि गिलियल सेल पाया जाता है, गिलियल कोशिका भी पाई जाती है, 10% है लेकिन है। तो ये एक प्रकार से जिम्मेदार होती है हमारे दिमाग में होने वाली ब्रेन ट्यूमर के लिए। जो ब्रेन ट्यूमर हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में होता है, ब्रेन में होता है, उसके लिए अगर जिम्मेदार कोई होता है तो ये गिलियल सेल यानी गिलियल कोशिका होती है। तो 90% भाग तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन कोशिका का बना होता है और 10% भाग गिलियल सेल यानी गिलियल कोशिका का बना होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरी चीज, ब्रेन की सुरक्षा क्रेनियम नामक 8 हड्डियों के समूहों द्वारा की जाती है तथा इनके मध्य जोड़ को फाइब्रस ज्वाइंट या रेशेदार जोड़ कहते हैं। अब हमारा ब्रेन इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है और इतना सेंसिटिव हिस्सा है कि इसकी सुरक्षा भी बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए। तो उस हाई लेवल की सुरक्षा के लिए हमारे ब्रेन में क्रेनियम, ये जो हड्डी होती है, ये आपके ऊपरी परत जो हमारा स्किन है उसके नीचे जो ये ठोस हिस्सा है, कठोर हिस्सा है, जो हड्डी है, इस हड्डी का नाम होता है क्रेनियम। इस हड्डी का नाम क्रेनियम होता है और ये 8 हड्डियों का समूह होता है। 8 हड्डियों के समूह से मिलकर ये पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है, एक ढांचा बनता है। और ये जो समूह होता है, इनके मध्य जो जोड़ होते हैं, ये हड्डियों के बीच जो जोड़ होता है, जिन जोड़ के माध्यम से हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं, उसे हम फाइब्रस ज्वाइंट या रेशेदार जोड़े कहते हैं। इसको याद रखिएगा। हमारे ब्रेन की जो सुरक्षा जो हड्डी करती है, उस हड्डी का नाम क्या है, तो उस हड्डी का नाम क्रेनियम हड्डी होती है। ये कितने हड्डियों का जोड़ होता है, तो ये 8 हड्डियों का समूह होता है, 8 हड्डियों का जोड़ होता है। और इनके बीच जो जोड़ होता है उसे हम फाइब्रस ज्वाइंट या रेशेदार जोड़े कहते हैं। चूंकि अब हड्डी भी है,
हड्डी हमारी सुरक्षा जरूर कर रही है ब्रेन की, लेकिन ब्रेन हमारा इतना सेंसिटिव होता है, इतना नाजुक होता है कि अगर किसी भी तरीके से वो हड्डी के संपर्क में आ जाए या हड्डी के टच में आ जाए या उससे टकरा जाए तो इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रेन को डैमेज पहुंच सकता है उस हड्डी की वजह से। बहुत ही कठोर हड्डी होती है, ये बहुत मजबूत हड्डी होती है क्रेनियम हड्डी, तो ब्रेन को भी दिक्कत हो सकती है अगर उससे वो टकरा जाए या उससे टच हो जाए या उसके संपर्क में आ जाए, इन्फेक्शन हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। तो उसकी सुरक्षा के लिए भी ब्रेन तथा हड्डियों के मध्य, यानी ये जो हड्डी होती है क्रेनियम, ब्रेन तथा हड्डियों के मध्य मेनिंजॉइट नामक झिल्ली होती है। जो हमारा ब्रेन है, वो ब्रेन और जो हड्डी हमारी ऊपर है जो उसको सुरक्षा प्रदान कर रही है, इन दोनों के बीच संपर्क ना हो, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होने की संभावना ना बने, कम रहे ऐसी संभावना, उसके लिए बीच में एक पतली सी झिल्ली होती है और बहुत ही मुलायम झिल्ली होती है, पतली झिल्ली, जिसका नाम है मेनिंजॉइट झिल्ली। उसे हम मेनिंजॉइट झिल्ली कहते हैं। चौथी सबसे बड़ी बात कि ब्रेन का वजन, हमारे ब्रेन का वजन कितना होता है। सामान्यतः जो औसतन एक एवरेज स्वस्थ मनुष्य होता है, सामान्य व्यक्ति होता है, सामान्य व्यक्ति का ब्रेन का वजन सामान्यतः 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के मध्य होता है। यानी एक स्वस्थ मनुष्य, एक सामान्य मनुष्य के ब्रेन का, मस्तिष्क का जो वजन होता है, वेट होता है, वो 1350 यानी 1350 ग्राम से लेके 1400 ग्राम्स यानी 1400 ग्राम के मध्य होता है। 1350 ग्राम से लेके 1400 ग्राम तक के मध्य होता है हमारे एक स्वस्थ मनुष्य के, सामान्य मनुष्य के दिमाग का, मस्तिष्क का वजन। चलिए, ये नॉर्मल बातें आपको पता चल गई, इसको हमने समझ लिया। अब जानते हैं कि ब्रेन के कौन कौन से भाग होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम शुरू करते हैं। चलिए, तो अब ब्रेन के बारे में जान लिया, अब जानते हैं उसके कुछ भाग को। ब्रेन के 3 भाग होते हैं, ब्रेन को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। हमारा जो मस्तिष्क होता है उसको 3 भागों में हम विभाजित करते हैं या डिवाइड करते हैं। आगे का जो हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, जो बीच का यानी मध्य का हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, और जो हमारे पीछे का हिस्सा होता है उसे बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। ये 3 भागों में हम अपने ब्रेन को डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। अब जो अग्र मस्तिष्क है, चलिए पहले उसके बारे में जान लेते हैं, अग्र मस्तिष्क के बारे में। तो अग्र मस्तिष्क में हमारे 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है थैलेमस और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। अब सेरिब्रम क्या होता है, सेरिब्रम के बारे में जानते हैं। सेरिब्रम हमारे अग्र मस्तिष्क का सबसे ज्यादा एरिया कवर करने वाला हिस्सा होता है। इसे हम प्रमस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं या प्रमस्तिष्क भी इसे कहा जाता है, सेरिब्रम। चूंकि ये हमारे मस्तिष्क का 66% हिस्सा कवर करता है, 66% हिस्से को ये कवर करता है। इसलिए हम, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपसे कभी पूछता है कि मस्तिष्क का सबसे ज्यादा हिस्सा किस भाग के द्वारा कवर किया जाता है या कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा भाग कवर करता है, तो 66% हिस्सा सेरिब्रम यानी अग्र मस्तिष्क का सेरिब्रम हिस्सा कवर करता है। जिस भी तरीके से क्वेश्चन पूछे, आपको अगर कोई ज्यादा हिस्सा कवर या उस टाइप के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, घुमा फिरा के किसी भी तरीके से, आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा हिस्सा अगर कोई कवर करता है तो वो सेरिब्रम ही कवर करता है, हमारे मस्तिष्क का 66% हिस्सा लगभग कवर करता है, और उसे प्रमस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। काम क्या होता है इसका? जो हमारा अग्र मस्तिष्क का जो पहला हिस्सा है सेरिब्रम, जिसे हम प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं, कार्य क्या है इसके? तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसी के पास होता है। हम जो भी चीजें पढ़ते हैं, लिखते हैं, स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, हम जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ दिखते रहते हैं। तो वो सारी चीजें, जो मेमोरी हमारी होती है, यादाश्त होती है, वो सारा का सारा स्टोरेज इसी के पास होता है, यहीं पर होता है। यानी किसी भी चीज को याद करने के लिए या स्टोर करने के लिए जो मस्तिष्क का हिस्सा बनाया गया है, वो अग्र मस्तिष्क का सेरिब्रम बनाया गया है, प्रमस्तिष्क। आप कुछ भी याद करते हैं, कुछ भी रखना हो, घर में एक स्टोर रूम होता है ना, सबसे बड़ा रूम बनाया जाता है स्टोर रूम की, बहुत सारी चीजें उसमें रखनी होती हैं, तो ये भी बहुत बहुत बड़ा हिस्सा बनाया गया है, 66% हिस्सा दिया गया है। ये यादाश्त के लिए एक प्रकार से हमारे मस्तिष्क में यादाश्त का जो कार्य है, जो चीज़ों को संजो के मेमोरी का जो रोल अदा करता है या निभाता है, वो सेरिब्रम होता है। कुछ भी आपको, जिसका सेरिब्रम कमजोर हो जाता है उसके लिए बड़ी समस्या हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। देख ले किसी को, कभी कभी कहते हैं यार आपको कहीं पर देखा है या आप
से कहीं मिल चुके हैं, वो चीज़ नहीं याद है, इसका मतलब वो सेरिब्रम पे जोर देते हैं, अपने सेरिब्रम में वो चीज़ें याददाश्त हैं। अगर आपका सेरिब्रम मजबूत नहीं है, तेज नहीं है, तो आप स्टूडेंट लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते। आपको अगर स्टूडेंट लाइफ में सक्सेस होना है, पढ़ाई की लाइफ में सक्सेस होना है, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण सेरिब्रम है। और जितना ज़्यादा आप इस पर प्रेशर देंगे, जितना ज़्यादा दबाव देंगे, ये उतना ही ज़्यादा अच्छे से कार्य करता है, उतना ही ज़्यादा ये बेहतरीन काम करता है। हम किसी भी चीज़ को याद करने, आप जितना ज़्यादा इसको नॉर्मल छोड़ देंगे, ये धीरे 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 धीरे, और इसका एक फिक्स एज होता है, एक उम्र होती है, मैक्सिमम ये 17-18 साल तक बहुत हद तक खींच के इसका बढ़ाया जा सकता है। लेकिन फिर भी बहुत अगर मेहनत किया जाए तो संभवतः ये 23-24 साल तक भी आसानी से इसकी क्षमता को बढ़ाई जा सकती है, कैपेसिटी को बढ़ाई जा सकती है। तो स्टूडेंट लाइफ में इस बात का बहुत ध्यान देना है। आप जितना ज़्यादा इससे काम लेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका सेरिब्रम मजबूत होगा और चीज़ों को आप उतनी आसानी से याद रख पाएंगे, याददाश्त आपकी उतनी अच्छी रहेगी। दूसरा चीज आता है थैलेमस। थैलेमस क्या है? हमारे अग्र मस्तिष्क का दूसरा हिस्सा है। कार्य क्या है इसका? थैलेमस का कार्य है हमारी बाहरी जो संवेदनाएं हैं, यानी बाहर की जो सारी चीजें हैं, बाहर से जो चीजें हमको हमारे शरीर के साथ अटैच में आती हैं या घटनाएं होती हैं, उन सारी चीज़ों की जानकारी हमको बोध कराने का जो कार्य होता है वो थैलेमस का होता है। बाहरी क्या होती है? आपको किसी ने छू दिया, टच कर दिया, तो उसके छूने का जो एहसास है, ये एहसास तुरंत हमारे दिमाग में हमको सूचना देने वाला, अगर कोई चीज़ महसूस कराने वाला होता है, कोई चीज़ हमको बताने वाला होता है हमारे मस्तिष्क को, तो वो हिस्सा होता है थैलेमस। वो हमको बोध कराता है उस चीज़ का। बाहर से हवा लग रही है, गर्मी लग रही है, कहीं आग छू लिया, कहीं बर्फ़ को पकड़ लिया, तो बाहर की जितनी संवेदनाएं हैं उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है हमारा थैलेमस। वो हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को हमको बोध कराता है। वो थैलेमस होता है बाहर की जो भी घटनाएं होती हैं। किसी ने आपको पीट दिया मतलब किसी ने थप्पड़ मार दिया, या किसी ने आपका हाथ पकड़ लिया, या आपके हाथ पे आग का गोला फेंक दिया, किसी ने बर्फ का गोला फेंक दिया, पानी में आप उतर रहे हैं, किसी ने पानी गिरा दिया आपके ऊपर, तो बाहर से जो भी चीज़ें हैं, बाहर की जितनी भी संवेदनाएं हैं, वो सारी संवेदनाएं हमको महसूस कराने का जो कार्य होता है वो थैलेमस का होता है, जो अग्र मस्तिष्क का दूसरा हिस्सा होता है। अब आगे बढ़ते हैं अग्र मस्तिष्क के तीसरे हिस्से यानी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये हमारे लाइफ का कबाड़ भी कर देता है और बहुत अच्छा बना भी देता है। खैर, हाइपोथैलेमस क्या होता है इसके बारे में बताएं, कबाड़ कैसे बनाता है। कबाड़ शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के अंदर होने वाली सारी क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है। आपको गुस्सा आ रहा है, आपको ईर्ष्या आ रही है, आपको जलन हो रही है, आपको प्रेम यानी प्यार हो रहा है किसी से, आपके शरीर के अंदर से वो आपको टॉयलेट जाना है, बाथरूम जाना है, इसकी सूचना कौन देगा? ये सारा सिस्टम जो रोल होता है वो इसी का होता है, हाइपोथैलेमस का होता है। हाइपोथैलेमस ही हमारे शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं के लिए वो जो संवेदना होती है उसको जाहिर करता है, वो हमको महसूस कराता है। और बहुत ही खराब भी होता है, ये बहुत खतरनाक भी होता है। हाइपोथैलेमस अगर एक्टिव हो जाए दिमाग में, अगर हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाए तो ये पूरे दिमाग के और सिस्टम्स को फ्रीज कर देता है, यानी उसको बांध देता है, फिर वो काम नहीं करता है। आदमी गुस्सा आ जाता है, गुस्सा लाने का जो मेन रोल होता है वो हाइपोथैलेमस को होता है। नहीं, गुस्से में आदमी कहता है कि आज एकदम काट देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, उस समय आदमी किसी को नहीं देखता। जब ये पूरी तरीके से एक्टिव आपके दिमाग पर ये अपना नियंत्रण कर लेता है तो आपके दिमाग का कोई भी हिस्सा, दूसरा हिस्सा पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाता है। आपके सोचने समझने की क्षमता को पूरी तरीके से ये फ्रीज कर देता है, उनको बांध देता है। इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका, प्रेम हो गया किसी को, जो लड़के लड़कियां हैं वो प्रेम वाला सिस्टम करते हैं, वो दिल से हर्ट्स होता है। दिल हर्ट का कोई रोल नहीं होता, वो हाइपोथैलेमस का रोल होता है। और लड़कों में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि लड़कों में ये बहुत जल्दी एक्टिव होता है, मात्र 6 सेकंड के अंदर ये एक्टिव हो जाता है। मात्र 6 सेकंड लगता है हाइपोथैलेमस को एक्टिव होने में और दिमाग पर अपना असर दिखाने में। लड़कों में ये जल्दी एक्टिव हो जाता है, लड़कियों में थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से रिएक्ट करता है। और शरीर में अगर सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा अगर शरीर में बढ़ गई तो हाइपोथैलेमस बहुत ज़्यादा गति से जो वासना होती है, जो गलत चीज़ों के बारे में बार बार चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं, उस सब के लिए जिम्मेदार अगर कोई होता है तो हाइपोथैलेमस होता है। और लड़का शब्द कहीं भी चल देगा तुरंत निकाल रहेगा,
ओहो! तो जबकि लड़कियों को बगल से सलमान खान जाएँ, शाहरुख खान जाएँ, अगर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता उनके ऊपर, लेकिन लड़कों पर बहुत जल्दी पड़ता है क्योंकि उसका मेन रीज़न है ये हाइपोथैलेमस। इसको कंट्रोल करने के लिए आप गर्म चीज़ों का सेवन बहुत कम करिए। लहसुन लहसुन तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, उसके उसके खाने से, प्याज खाने से ये बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है। जो हिंदू धर्म में लोग कहते हैं ना, वो साधु संत वगैरह या ब्राह्मण वगैरह जो होते हैं, जो कर्मकांड वगैरह पूजा पाठ कराते हैं, वो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। प्याज लहसुन खाने से मना भी करते हैं। उसका कारण यही होता है कि प्याज और लहसुन जो होता है वो हमारे हाइपोथैलेमस को एक्टिव कर देता है, बहुत ज़्यादा हद तक उसको ये असर डालता है उस पर। और साधु महाराज महात्मा जी लोग नहीं इसका सेवन करते हैं, वो अपने दिमाग को शांत रखते हैं, कॉन्संट्रेट कर पाते हैं, क्योंकि ये उनका एक आराम से रहता है, ये उनको डिस्टर्ब नहीं करता है। नहीं तो पता चला अगर वो प्याज लहसुन खाने लगे, हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया, तो फिर वो राम राम की जगह आशा राम वाला कहानी शुरू कर देंगे। खैर चलते हैं। तो हाइपोथैलेमस ये शरीर के अंदर होने वाली पूरी संवेदनाएं जो हमारी होती हैं, चाहे क्रोध हो, प्रेम हो, गुस्सा हो, ईर्ष्या हो, जो भी सारी चीज़ें हों, वो सबके लिए जिम्मेदार हाइपोथैलेमस होता है। थैलेमस बाहरी संवेदना के लिए, सेरिब्रम जो होता है प्रमस्तिष्क जिसे हम बोलते हैं, 66% हिस्सा कवर करता है हमारे मस्तिष्क का, वो यादाश्त के लिए, ये हमारे अग्र मस्तिष्क का रोल हो गया। अब आते हैं हमारे मस्तिष्क के दूसरे हिस्से यानी मध्य मस्तिष्क पर। मध्य मस्तिष्क हमारे मस्तिष्क का बीच का हिस्सा माना जाता है, आगे से थोड़ा पीछे बीच का हिस्सा। तो मध्य मस्तिष्क का पहला, ये भी दो भागों में बांटा जाता है, मात्र दो हिस्से होते हैं इसके। पहला हिस्सा होता है इसका जिसको हम बोलते हैं कार्पोरा। कार्पोरा मध्य मस्तिष्क का पहला हिस्सा होता है, और इस कार्पोरा का जो काम होता है ये हमारे देखने यानी आँखों के लिए, जो किसी चीज़ को हम देखते हैं तो वो संवेदना हमारे दिमाग तक पहुंचाता है, वो उस चीज़ को हमको महसूस कराता है। और सुनने यानी जो चीज़ें कान से जो भी हम वॉइस वगैरह सुनते हैं, उसका जो उस संवेदना होती है जो हमको महसूस कराती है, इन दोनों का कार्य ये कार्पोरा देखता है। कभी कभी जिनका कार्पोरा खत्म हो जाता है ना, तो उनका रिएक्शन ही अलग हो जाता है। आप कुछ बोलते रहिए, चाचा, हाँ चाचा, वो उनको सुनाई नहीं देगा, वो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उनको उनका कार्पोरा खराब हो गया, आंख से दिखाई नहीं देता है आदमी के ह फलाना ढेकाना, तो उस तरीके से आप कह सकते हैं कि उनको उनकी आंख की समस्या नहीं है, उनका कार्पोरा जो है वो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गया, उनको उसकी जांच करानी चाहिए। तो जिसका कार्पोरा खराब हो जाता है उसकी आंखें और उसका सुनने, उसकी आंखें और उसका कान यानी सुनने की क्षमता और देखने की क्षमता दोनों बहुत हद तक कम हो जाती है, बहुत दिक्कत हो जाती है उसमें। और बुढ़ापे में जाते जाते लगभग ये काम करना बंद कर देता है, बहुत आसानी से आराम से काम नहीं कर पाता है, बहुत मुश्किल होता है। खैर बुढ़ापे में तो लगभग हर चीज़ें काम करना बंद कर देती है। तो कार्पोरा जो पूरी तरीके से जिम्मेदार होता है वो हमारे देखने और सुनने के लिए होता है। अब मध्य मस्तिष्क का दूसरा जो होता है भाग, वो होता है सेरिब्रल पेंडिकल बोलते हैं इसको। सेरिब्रल पेंडिकल को हम अपने मस्तिष्क का ये सेकेंडरी मस्तिष्क भी कह सकते हैं, यानी उप मस्तिष्क, वाइस ब्रेन कह सकते हैं। होता है कि आपका प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, तो एक प्रकार से ये वाइस प्रेसिडेंट है, हमारा दिमाग प्रेसिडेंट है तो ये वाइस प्रेसिडेंट है। सेरिब्रल पेंडिकल कैसे? जब हमारा शरीर कहीं पर किसी जगह पर कॉन्सेंट्रेट हो गया है या किसी जगह पर बिजी हो गया है और वो पूरी तरीके से ध्यान हमारे मस्तिष्क का वहाँ पर लगा हुआ है, तो बाकी सारी चीज़ों से के लिए तैयार रहने के लिए, उनको फेस करने के लिए, किसी भी तरीके की अगर कोई घटना हो जाए तो उसके लिए हमारा सेरिब्रल पेंडिकल तैयार हो जाता है, यानी हमारा दिमाग उसको तैयार कर देता है। और सेरिब्रल पेंडिकल ये किसको तैयार करता है भाई? ये हमारे शरीर में गर्दन से पीछे रीढ़ की हड्डी, कमर तक रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच एक हिस्सा होता है जिसे हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड को वो पूरा चार्ज दे देता है कि भाई तुम तैयार रहो, एक्टिव रहो। जैसे अब आप आगे कुछ एकदम कंसंट्रेशन बनाए हुए हैं, कहीं पर ध्यान दे रहे हैं, तो आपके पीछे का जो हिस्सा है या कोई अगल बगल का कोई झटके में आ जाए या कोई दिक्कत हो जाए शरीर के लिए, तो उसके लिए एक्टिव रहने के लिए किसी एक को तैयार रहना पड़ेगा ना इन सारी घटनाओं से निपटने के लिए। तो उसके लिए हमारा दिमाग सेरिब्रल पेंडिकल होता है। सेरिब्रल पेंडिकल इस कार्य को निभाता है, वो हमारे शरीर का दूसरा मस्तिष्क कहा जाता है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। चलिए, ये दो हिस्से हो गए मध्य मस्तिष्क के। तीसरा जो हमारे ब्रेन का भाग होता है वो होता है पश्च मस्तिष्क, यानी पीछे का दिमाग। पीछे का दिमाग आप सुनते हैं, ये पीछे का हिस्सा जो होता है, यहाँ पर सुरक्षा थोड़ी सी, जो हमारे मस्तिष्क की जो सुरक्षा है
वो सुरक्षा थोड़ी सी कमज़ोर है पश्च मस्तिष्क में। आप देखेंगे ये जो हिस्सा होता है यहाँ पर एक छोटा सा उभार होता है, हमारे शरीर मस्तिष्क के पीछे एक छोटा सा उभार होता है। इस उभार के नीचे देखेंगे तो यहाँ मांस होता है और वहाँ पर एक हल्का सा आपको गड्ढे जैसी संरचना मिलेगी, थोड़ा सा अंदर धंसा हुआ। यहाँ पर एक बहुत बड़ा होल होता है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा होल होता है, सबसे बड़ा छेद। और उस छेद को हम जिस नाम से जानते हैं वो होता है फोरामेन मैग्नम के नाम से जानते हैं। फोरामेन मैग्नम, याद रखिएगा, फोरामेन मैग्नम। ये जो पश्च मस्तिष्क का जो छेद होता है वो फोरामेन मैग्नम के नाम से जाना जाता है। हमारे शरीर का जो भी कंट्रोल होता है वो सिग्नल यही इसी माध्यम से हमारे दिमाग तक पहुंचता है। तो पश्च मस्तिष्क का फोरामेन मैग्नम ये जो होल होता है यहाँ पर पाया जाता है पश्च मस्तिष्क में। और पश्च मस्तिष्क के दो भाग होते हैं हमारे, पहला होता है सेरिबेलम और दूसरा होता है मेडुला ऑब्लांगाटा। तो सेरिबेलम क्या होता है? पहला हिस्सा पश्च मस्तिष्क का सेरिबेलम। सेरिबेलम हमारे शरीर के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है, यानी हमारा शरीर बैलेंस रहे, नियंत्रित रहे, उसके लिए हमारे सेरिबेलम का ठीक होना, फिट होना, सबसे ज़्यादा एक्टिव होना जरूरी होता है। आप दो पैरों पर चलते हैं, कभी कभी आप एक पैर पे बैलेंस बना लेते हैं, कभी कभी आप दोनों हाथ नीचे करके शरीर को ऊपर कर लेते हैं, बैलेंस बना लेते हैं। तो ये पूरे बैलेंस को बनाना, आपके शरीर को नियंत्रित करना, इसका पूरा जो कार्य है ये कौन देखता है? ये हमारा सेरिबेलम देखता है। सेरिबेलम नशा करने वाले व्यक्तियों का धीरे 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 कमजोर हो जाता है, या जब हमारा शरीर अल्कोहल या किसी भी नशे से पूरी तरीके से नशे में होता है तो हमारा सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है या कम कर देता है। नहीं देखते हैं कभी कभी आदमी अगर अल्कोहल लिया है, क्या बोलते हैं उसको, शराब या दारू, विस्की अगर लिया है, तो हमारा सेरिबेलम उस समय पर पूरी तरीके से एक्टिव नहीं रहता है, बहुत कम काम कर पाता है। और अगर जितना ज़्यादा आपने अल्कोहल ले रखा है वो उतना ही कम काम करेगा और लगभग अनएक्टिव हो जाता है। तो उस कंडीशन में देखते हैं जो नशे वाले लोग होते हैं, शराब वाले होते हैं, उनका शरीर का बैलेंस नहीं बनता, कंट्रोल नहीं रहता उनके अपने शरीर पर, नियंत्रित नहीं कर पाते शरीर को। तो उसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार होता है सेरिबेलम। अगर आपको उसको मजबूत रखना है, अपने शरीर को नियंत्रित रखना है, तो आपको नशे वाली चीज़ों से तो बिल्कुल दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि नशे वाली चीज़ें हमारी सेरिबेलम को बहुत ही ज़्यादा डैमेज करती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। दूसरी चीज़, पश्च मस्तिष्क की जो दूसरा हिस्सा होता है वो होता है मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा का काम क्या होता है? मेडुला ऑब्लांगाटा एक प्रकार से हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ये दो चीज़ें होती हैं। हम इसको न्यूट्रिशन में पढ़ाएंगे, पोषण में। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना और छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के एक नई चीज़ बना देना, ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म होता है। लेकिन इन दोनों को मिला के जो बनता है वो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। इसको डिटेल में समझने के लिए टाइम लगेगा, अभी आप ऐसे समझ सकते हैं। मेटाबॉलिज्म यानी हमारे शरीर के अंदर की बहुत सारी क्रियाओं को जो हम कंट्रोल नहीं करते हैं उसको कंट्रोल करने का कार्य मेडुला ऑब्लांगाटा का। एग्जाम्पल के लिए, हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, खाना हमारे मुंह से, मुख गुहा से गले तक ही हमारे कंट्रोल में रहता है। और जैसे ही गले से हमने खाने को निगल लिया अंदर, उसके बाद पूरा कंट्रोल उस खाने का हमारे ऊपर से छिन जाता है और वो पूरा कंट्रोल ले लेता है ये मेडुला ऑब्लांगाटा। उस खाने को कहाँ जाना है, किस रास्ते से जाना है, फिर उस खाने में कौन सा एंजाइम मिलेगा, उसमें कौन सा हार्मोन मिलेगा, उसमें पेनक्रियाज क्या मिलाएगा, उसमें आपका यकृत लीवर से कौन सी चीज़ आके मिलेगी, फिर वो छोटी आंत में किस रास्ते से जाएगा, क्रमाकुंचन, ये सारा काम जो होता है वो पूरा कंट्रोल मेडुला ऑब्लांगाटा ले लेता है। हम श्वसन करते हैं, हमने सांस खींच लिया, अब उस सांस हमारे अंदर फेफड़े तक पहुंच गया। अब वहां से उस सांस में क्या क्या चीजें मौजूद हैं, किसको रखना है, किसको बाहर भेजना है, और फिर जिसको रखना है उसको शरीर के किस हिस्से में भेजना है, ये पूरा कंट्रोल मेडुला ऑब्लांगाटा रखता है अपने पास, वो करता है। आपने सांस खींचा, ऑक्सीजन आपके फेफड़े में गया, अब ऑक्सीजन को हमारे ब्लड के द्वारा कोशिकाओं तक भेजना है, वो पूरा सिस्टम, वो पूरा कार्यभार मेडुला ऑब्लांगाटा संभालता है। तो जितनी भी हमारे शरीर के अंदर की क्रियाएं हैं उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करता है ये मेडुला ऑब्लांगाटा। तो ये हो गया हमारे ब्रेन यानी मस्तिष्क के जुड़े ये तीन पार्ट, तीनों का जो काम है, तीनों में कौन कौन से भाग होते हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं, मस्तिष्क ब्रेन क्या होता है, हमने जाना, उसको देखा। और अभी बहुत डिटेल में जानने के लिए तो आगे बहुत सारे वीडियो भी आएंगे, उसमें मैं कोशिश करूंगा मस्तिष्क के बारे में और डिटेल में जाने की, लेकिन बेसिक जानकारी आपको लगभग मस्तिष्क की मैंने देने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।